Hello learners, welcome to my YouTube channel Rediscover Education। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच टू एजुकेशनल रिसर्च, शैक्षिक अनुसंधान के लिए मात्रात्मक दृष्टिकोण। स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं हम यूजीसी नेट के जो पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट है उसमें रिसर्च इन एजुकेशन यूनिट 6 में है और यूनिट 6 में ये सारे पोर्शन हम पहले के लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। सो लर्नर्स, आप पहले का लेक्चर प्लीज रिफर करिएगा। आज हम पढ़ेंगे अप्रोचेस टू एजुकेशनल रिसर्च। दो अप्रोचेस है इसमें, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। आज हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव अप्रोच। ओके, सो आई होप लर्नर्स यू ऑल आर रेडी फॉर टुडे सेशन। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च को हिंदी में बोलते हैं मात्रात्मक अनुसंधान। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से यही बात बोलूंगी कि मैं अपने सारे लेक्चर्स में जो कंसेप्ट पढ़ाऊंगी वो आपको कीवर्ड्स के हेल्प से पढ़ाऊंगी। ओके, और जो मेरे कीवर्ड्स होंगे वो स्लाइड में बोल्ड में होंगे। तो आप प्लीज जब भी आप अपने नोट्स बनाएंगे तो ये कीवर्ड्स ही लिखें। और हाँ, इसी के साथ साथ मैं एक और टिप दूंगी आपको for the preparation of UGC NET, that how to prepare a effective notes। जब भी आप नोट्स बनाएं, पढ़ेंगे तो नोट्स तो बनाएंगे ही, और नोट्स बनाना भी चाहिए क्योंकि थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। एजुकेशन सब्जेक्ट पूरा थियोरी बेस्ड है और इसमें अगर आपके नोट्स नहीं होंगे तो जब लास्ट टाइम में आप रिवीजन करेंगे, रिवीजन टाइम में आपको दिक्कत होगी। इसीलिए जब भी आप नोट्स बनाएं तो कीवर्ड्स के हेल्प से बनाएं, और कीवर्ड्स की हेल्प से बनाएंगे तो उसका ये फायदा होगा कि जब भी आप रिवीजन करेंगे तो कीवर्ड्स देख के आपको तुरंत रिवीजन करने में आसानी होगी। ओके, सो यस, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वांटिटेटिव रिसर्च, इट कंसिस्ट्स ऑफ दो स्टडीज इन विच डेटा कंसर्न्ड कैन बी एनालाइज्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। क्वांटिटेटिव रिसर्च को अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वांटिटी वर्ड से बना हुआ है और क्वांटिटी मतलब होता ही नंबर्स से रिलेटेड है। इसीलिए ये ऐसा स्टडी है जिसमें जो भी डेटा लेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, वो नंबर्स के फॉर्म में होंगे। ओके, इट यूजेस डिडक्टिव और टॉप डाउन अप्रोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप याद कर लीजिए। ओके, मैं ना ये आपको याद करने के लिए एक शॉर्टकट बताती हूँ, थोड़ा देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज फॉलो इट। देखिए, ध्यान से देखिए, क्वांटिटेटिव को ना एक वर्ड लिख लीजिए आप, एंड। ओके, अब ये एंड याद करने से क्या फायदा होगा? देखिए, क्वांटिटेटिव में क्वान, एन है, तो इसको आप ऐसे आधा कर दीजिए। एन से बन गया क्वांटी, और डी से बन गया डिडक्टिव। ओके, सो आई होप ये आपके लिए आसान होगा याद करना। कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि क्वांटिटेटिव डिडक्टिव होता है या इंडक्टिव होता है। अगर शॉर्ट में याद रखना है तो ये एंड वर्ड को याद रखिए। एंड में जो एन है, एन से बनेगा क्वांटी और डी से डिडक्टिव हो गया। तो अभी इसे समझाने के लिए डिडक्टिव क्या होता है ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि डिडक्टिव अप्रोच मतलब होता है कि आप थ्योरी से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, है ना। आप थ्योरी को टेस्ट करेंगे यहां पे, तो इसीलिए इट यूजेस डिडक्टिव और टॉप डाउन अप्रोच। इसमें क्या करता है रिसर्चर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेगा बेस्ड ऑन द थ्योरी और रिसर्च लिटरेचर। ओके, जब आप रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर करते हैं तो वहीं से आपकी थ्योरी बनेगी। ओके, बेस्ड ऑन थ्योरी यू आर गोइंग टू फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे और उस थ्योरी को टेस्ट करेंगे, इसीलिए इसे डिडक्टिव अप्रोच भी बोलते हैं। इट इज डिडक्टिव एज इट टेस्ट्स द थ्योरीज विच हैव ऑलरेडी बीन प्रपोज्ड। आई होप ये डाउट आपका रिजॉल्व हो गया होगा कि इसे डिडक्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें थ्योरी के बेस में हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं और बाद में हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। ओके,
This research attempts to study behavior under controlled condition. इसमें हम जो भी बिहेवियर पढ़ेंगे या रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स दैट इज डन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन. कंट्रोल्ड कंडीशन मतलब आपके हाथ में कंट्रोल रहेगा. जैसे आप सभी लोगों ने केमिस्ट्री लैब में काम किया होगा अपने स्कूल टाइम में. वो केमिस्ट्री लैब में जब आप केमिकल्स के साथ काम करते हैं तो आपके हाथ में होता है कि टेस्ट ट्यूब में कितना केमिकल डाला जाए और क्या उसका इफेक्ट होगा. ये सारी चीजें आपके हाथ में होती है, सारी कंडीशंस आपके हाथ में होती है, मतलब कंट्रोल्ड होती है आपके द्वारा. इसीलिए इस रिसर्च में भी, क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी, आप ये जो भी आप स्टडी करेंगे वो कंट्रोल्ड वे में होती है, वो आपके हाथ में ही होती है. आप जो कॉज होगा उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, है ना. इसीलिए कहा गया है कि दिस रिसर्च अटेम्प्ट्स टू स्टडी बिहेवियर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड. Next, the nature of observation is objective. Okay, this is again another important keyword, objective. देखिए ऑब्जेक्टिव क्यों बोला गया ये भी मैं आपको समझाती हूँ. इसमें लिखा है दैट इज डिफरेंट ऑब्जर्वर्स अग्री ऑन व्हाट इज ऑब्जर्व्ड. इसका मतलब हुआ, देखिए बहुत ज्यादा इजी तरीके से मैं बताती हूँ जो आपको याद भी रहेगा. देखिए आप लोग जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बोलती हूँ आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या होते हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एमसीक्यूज आता है ना. अभी एमसीक्यूज में आप देखेंगे कि ऑप्शंस दिए होते हैं ए बी सी डी. तो उस एक क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा वो तो फाइनल होगा, मतलब करेक्ट आंसर तो कोई एक ही होगा. मान लो बी है करेक्ट आंसर. इसमें ऐसा तो नहीं होगा ना कि इस क्वेश्चन का एक ने आंसर ए दिया तो ए सही है, अगर बी दिया तो बी सही हो सकता है या डी सही हो सकता है. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. एक क्वेश्चन का एक ही करेक्ट आंसर होगा, इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस बोलते हैं. लेकिन वहीं अगर मैं आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछूं, ओके, डिटेल में बोलूं लिखने के लिए किसी टॉपिक के बारे में, तो 10 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट्स हैं तो 10 स्टूडेंट्स के आंसर अलग अलग हो सकते हैं. उसी टॉपिक को लेके उनका नजरिया अलग अलग हो सकता है ना. तो वो क्या हो गया, सब्जेक्टिव. इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव. आप ऐसे याद, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा. ऑब्जेक्टिव मतलब उसमें एक ही आंसर होगा, एक ही आंसर करेक्ट होगा. सब्जेक्टिव कई आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं. इसीलिए ऑब्जेक्टिव जब बोला गया है क्वांटिटेटिव रिसर्च को, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स मतलब अलग अलग रिसर्चर एक ही बात पे एग्री करेंगे. जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया वो एक ही बात सही होगी. ये नहीं कि हर ऑब्जर्वर या हर रिसर्चर अपनी अपनी बातें बता रहा है, नहीं, वो नहीं होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा. सो द नेचर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द क्वांटिटेटिव अप्रोच इज ऑब्जेक्टिव. ये ध्यान रखिएगा. मुझे ऐसा लग रहा है मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है उसके थ्रू कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अब आपको. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऐसा ध्यान रखिएगा. ये एग्जांपल याद रखेंगे तो आपको हमेशा इसका मतलब याद रहेगा, दैट व्हाट इज ऑब्जेक्टिव. ओके, नाउ टूल्स यूज्ड टू कलेक्ट क्वांटिटेटिव डेटा आर क्लोज्ड एंडेड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर्स. क्लोज्ड एंडेड बोला है मतलब इसमें ऑप्शंस नहीं होता. जैसे एमसीक्यूज है, फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज में आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप अपने व्यूज उसमें लिख सको, है ना. मतलब जो आंसर है, अगर बी ऑप्शन में जो दिया है वही सही आंसर है, तो वो क्लोज्ड एंडेड है, क्लोज्ड है. वो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप अपने व्यूज उसमें लिख सकें. वैसे ही एटीट्यूड स्केल्स भी आपने देखा होगा, जिसमें कि एग्री, डिसएग्री, ये सारे लिखते हैं. उसमें आप टिक करोगे, है ना. कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके आगे एग्री डिसएग्री दिया है, तो आप उसको एग्री है तो करेंगे टिक, डिसएग्री है तो टिक करेंगे. तो आपके पास यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं है कि आप अपने व्यूज दे सकें. मान लो वो स्टेटमेंट के लिए आपके कुछ अलग व्यूज है, बट एटीट्यूड स्केल में आपके पास वो ऑप्शन नहीं होगा. जो दिया है उस पर टिक करना है. वैसे ही रेटिंग स्केल है, 1 2 3 4 रेटिंग दी हुई है, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बैड, वेरी बैड. तो वो भी आपके पास ऑप्शन नहीं है कि वहां आप व्यूज दे सके अपने. तो ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं, सारे टूल्स जो होते हैं, ये क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं. पहला क्या है, क्लोज्ड एंडेड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर्स, स्ट्रक्चर्ड होते हैं. ओके, देन एटीट्यूड स्केल्स एंड रेटिंग स्केल्स. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट.
अच्छा हाँ, मैंने इस बार कोशिश की है कि जो हमारे हिंदी के लर्नर्स हैं उनके लिए मैंने स्लाइड में हिंदी में भी लिखा है। तो आप लोग एक काम करेगा, स्लाइड के एंड में टेलीग्राम चैनल में आप देख सकते हैं। इवन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है अपना टेलीग्राम चैनल का। तो जो भी हिंदी के लर्नर्स हैं, मैं वहां पे ये PDF डाल देती हूँ, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको हिंदी में ये सारा मैटर मिल जाएगा। Okay, now coming to the next point here. In the quantitative approach, देखिएगा, dominant sampling strategy. अभी सैम्पलिंग मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ कि कितने टाइप के सैम्पलिंग होते हैं, और हर टाइप के बारे में और एग्जाम्पल के साथ, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ उसे एक्सप्लेन करूंगी। पर यहां समझिएगा कि डोमिनेंट सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी यहां पे है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग समझाऊंगी। आप सभी लोगों ने वो हाउजी खेला होगा, हाउजी बोलते हैं उसे, जो लेडीज क्लब में खेला जाता है हाउजी, या फिर कोई भी प्रोग्राम में आप खेलते हैं हाउजी। तो उसमें आपने देखा होगा जो नंबर्स, टिकट रहता है, आपके पास टिकट रहता है नंबर का, और जो नंबर उठा रहा होता है वो कैसे उठाता है, एक बोल में पूरा नंबर डाल देते हैं और वो रैंडमली उस नंबर को उठाता है ना। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो आप पॉपुलेशन में से सैंपल कलेक्ट करेंगे वो रैंडमली करेंगे, है ना। जैसे उस बोल से जो भी इंसान नंबर उठा रहा है वो रैंडमली उठा रहा है, उसी तरह आप समझिए कि अगर आपका पॉपुलेशन, अगर CBSE स्कूल्स है किसी सिटी का, पर्टिकुलर सिटी का, सपोज बड़ौदा सिटी है, बड़ौदा सिटी में CBSE स्कूल मेरा पॉपुलेशन है, तो मैं रैंडमली CBSE स्कूल्स उठाऊंगी फॉर माय सैंपल जब मैं कलेक्ट करूंगी तो रैंडमली CBSE स्कूल्स उठाऊंगी। ओके, मतलब उसमें कोई बायस्डनेस नहीं होगा। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के भी टाइप्स होते हैं, जो जब लेक्चर में आपको लूंगी इसका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का, तो वहां मैं डिटेल में समझाऊंगी। अभी आई होप आप समझ गए होंगे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है। तो डोमिनेंट सैंपलिंग स्ट्रैटेजी जो होती है क्वांटिटेटिव में, वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, जहां हम रैंडमली सैंपल को सेलेक्ट करते हैं और मानते हैं कि जो सैंपल है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, वो सैंपल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी सैंपलिंग में ही जब आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि सैंपल का जो साइज है वो लार्ज होना चाहिए। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लार्ज सैंपल्स आर यूज्ड इन क्वांटिटेटिव सर्वे स्टडीज। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट द फाइंडिंग्स, अब जब रिसर्च की जो इस क्वांटिटेटिव रिसर्च की जो फाइंडिंग्स होती है दैट आर बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइड स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप्स। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि क्वांटिटेटिव जब नंबर से डील कर रहा है, तो जब आप उसका डेटा एनालाइज करेंगे तो उसमें स्टैटिस्टिक्स तो यूज करना ही है, क्योंकि नंबर्स है। स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या, जैसे आप मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, कंपैरिजन करेंगे मीन का, फिर कोरिलेशंस निकालेंगे, परसेंटेजेस निकालेंगे, सो ये सारे स्टैटिस्टिक्स में आता है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें हम फाइंडिंग्स जो है वो स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप्स के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट वी आर जनरलाइजिंग द फाइंडिंग्स। ओके, ये प्लीज आप याद रखिएगा, ये दो पॉइंट, स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप एंड वी आर जनरलाइजिंग द फाइंडिंग्स। मैंने जनरलाइज मतलब आपको समझाया है कि जो भी फाइंडिंग्स मिली वो आप जनरलाइज कर सकते हैं, मतलब कोई दूसरा रिसर्चर भी आपकी फाइंडिंग्स को अपने रिसर्च में यूज कर सकता है। ओके, नाउ कमिंग टू द मेजर टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च पढ़ लिया, मेन कीवर्ड्स क्या क्या थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेन कीवर्ड्स थे इसमें कि सबसे पहला तो ये नंबर्स से डील करता है, सबसे पहला नंबर से डील करता है ये। ओके, यस, सबसे पहले वो नंबर्स से डील कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड क्या था आपका,
सैम्पलिंग क्या होगा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करेंगे आप इसमें क्वांटिटेटिव में, और साथ में आपका सैंपल साइज लार्ज होना चाहिए। इसमें आप बाद में पढ़ेंगे, लार्ज मतलब होता है ग्रेटर देन 30। ओके, उसके बाद और क्या था, इसमें आप फाइंडिंग्स को जनरलाइज कर सकते हैं, जनरलाइज फाइंडिंग्स। ओके, नेक्स्ट देन आप क्या कर सकते हैं, और यस क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप जनरलाइज फाइंडिंग्स कर सकते हैं। देन यस, वन सेकेंड, या इट इज ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव था, और कंट्रोल्ड कंडीशन, डिडक्ट, बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं इसमें डालना ही भूल गई। यस, सबसे पहला था डिडक्टिव, सबसे पहला आना चाहिए यहाँ पे, दैट इट इज डिडक्टिव, एंड ऑल्सो इट इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच। देन डिडक्टिव टॉप डाउन हो गया, यस इट इज ऑब्जेक्टिव, फाइंडिंग्स आर this observations are objective, and the tools we have used are everything are closed ended questionnaire, a structured questionnaire. So these are the key points of quantitative research. आप अपने नोट्स बनाए तो जरूर ये की पॉइंट्स अच्छे से लिखिएगा, ओके, तो आपको हमेशा याद रहेगा। ओके, नाउ कमिंग टू मेजर टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। सबसे पहला टाइप है इसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ओके, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मतलब है डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च। ये याद रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च का जो की पॉइंट है वो है जब हम किसी भी फेनोमेना के करंट स्टेटस को जानना चाहते हैं, करंट स्टेटस ऑफ द फेनोमेना, या फिर इसको कई बार बोलते हैं स्टेटस क्यू, ऐसा वर्ड भी आता है, मतलब ये हुआ कि करंट स्टेटस, ऐसा भी आएगा स्टेटस क्यू, इसका मतलब यही होता है करंट स्टेटस। तो डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च मीन्स इट डील्स विथ करंट स्टेटस, इट इन्वॉल्व्स स्टडीइंग the preferences, attitude, practices, concerns और interest of some group of people। जब भी आपको किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल का एटीट्यूड जानना हो, उसमें जनरल प्रैक्टिसेस क्या हो रही हैं, है ना, करंट स्टेटस में क्या प्रैक्टिस चल रही है, किसी स्कूल में क्या प्रैक्टिसेस, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही है, अभी मान लो कोविड के टाइम में क्या करंट स्टेटस है स्कूल का, तो वो अगर आप कर रहे हैं तो वो किसके अंदर आएगा, डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च में। ओके, कमिंग टू द सेकेंड वन, कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशन वर्ड से ही समझ जाएंगे आप, कोरिलेशन रिलेशन है, मीन्स यू आर फाइंडिंग आउट दैट व्हाट डिग्री अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट्स बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। इसमें सिर्फ आप दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कितने हद तक वो एक दूसरे से रिलेटेड है, वो आप कोरिलेशनल रिसर्च में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है, रिलेशनशिप बिटवीन IQ ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर स्कोर्स इन अचीवमेंट टेस्ट इन मैथमेटिक्स। अगर आपको किसी बच्चे का IQ मतलब क्या हुआ, इंटेलिजेंस कोशेंट। ओके, तो आप क्या चेक कर, दो वेरिएबल इसमें क्या है, IQ ऑफ स्टूडेंट्स एक वेरिएबल है और दूसरा है उनका स्कोर्स इन अचीवमेंट टेस्ट इन मैथमेटिक्स। तो बच्चों के IQ और जो वो अचीवमेंट टेस्ट, मैथमेटिक्स का अचीवमेंट टेस्ट है, उसमें जो स्कोर कर रहे हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि क्या ऐसा है कि अगर IQ हाई है तो बच्चा हाई स्कोर करता है अचीवमेंट टेस्ट में, मैथमेटिक्स के अचीवमेंट टेस्ट में, या फिर हाई IQ है तो लो अचीव कर रहा है वो, है ना, या फिर उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, जीरो कोरिलेशन। तो ये सारी चीजें कोरिलेशन रिसर्च में आएंगी। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कॉजल कंपैरेटिव और एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च। ये एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसर्च है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, और कई बार कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। ठीक है, मैं इसके ऊपर भी डिटेल्ड क्लास लाऊंगी ताकि आपको और भी, आज तो मैं कोशिश ही करूंगी कि आपका कंफ्यूजन ना रहे, लेकिन मैं इस पे भी डिटेल्ड क्लास लाऊंगी ताकि आपके और भी डाउट्स रिजॉल्व हो जाएंगे। Okay, so we will concentrate on this one. Third,
कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। कीवर्ड्स क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सीक्स टू डिस्कवर अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, इसमें भी हम कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप ही देखेंगे, लेकिन मेन पॉइंट क्या है, the researcher usually does not have control over the causal factor or independent variable। मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता, या फिर हम बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिसर्चर मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही एक की डिफरेंस है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जब आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ये पहले से हो चुका है, कोई इवेंट पहले ही हो चुका है और तब आप स्टडी कर रहे हैं उसका, मतलब कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देख रहे हैं, ठीक है, वो आएगा एक्स पोस्ट फैक्टो में। जैसे कि एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अ टीचर इंटेंड्स टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशनल स्टेटस ऑफ पेरेंट्स एंड स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट ऑफ प्यूपिल। अभी इसी एग्जाम्पल में देखिए हम किसके बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं, एजुकेशनल स्टेटस ऑफ पेरेंट्स। अब आप मुझे बताइए कि एजुकेशनल स्टेटस ऑफ पेरेंट को क्या कोई रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकता है? पेरेंट्स के एजुकेशनल स्टेटस को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। वैसे ही स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट है प्यूपिल का, उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं क्या? वो तो अचीव कर चुका है ना, कर चुका है, रिसर्चर इसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो ये क्या आएगा, लेकिन हम यहाँ रिलेशनशिप तो देख रहे हैं, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो ये किसके अंदर आएगा, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में, ओके। और वहीं एक्सपेरिमेंटल में आप कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देखेंगे, पर सारे रिलेशनशिप कंट्रोल्ड कंडीशन में स्टडीड होंगे। यहाँ पे आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं सैंपल को, ओके। ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी डिटेल में पढ़ेंगे, तब उसमें आप सब जितने भी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं वो सब डिटेल में होगा। बस अभी के लिए आप इतना समझिए कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में दोनों में हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देखेंगे, ओके, लेकिन एक्स पोस्ट फैक्टो में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैनिपुलेशन आराम से हो सकता है, बिकॉज इट इज डन अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन। आपके हाथ में जैसे रिमोट कंट्रोल होता है, वैसे ही सारे कंट्रोल आपके हाथ में है, ओके। ओके, सो ऑल द 4 रिसर्चेस, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखिए, तो मैं कोशिश करूंगी कि आने वाले लेक्चर्स में आपके डाउट्स रिजॉल्व कर सकूं। Okay, so now coming to our main, you can say the main USB of the lecture, that is PYQs. Okay, मैं आपको 10 सेकेंड दूंगी सॉल्व करने के लिए। मैंने इसमें हिंदी में भी डाला है, तो आप आराम से पढ़िए क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चंस हमारे एक्शन फंडामेंटल अप्लाइड जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस है इसमें। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स टाइम। ओके, यस, सो हाँ, अब जो हमारा यूजीसी नेट है ना, अब आजकल 2019 से अगर आप उसके PYQs देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें स्टेटमेंट्स रहते हैं बहुत बड़े बड़े। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो उसमें तो इंग्लिश के वर्ड्स भी वो थोड़ा सा हार्ड यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे एम्यूलियोरेशन वर्ड है, जनरली हम ये वर्ड्स यूज नहीं करते। तो आप एक काम करिएगा, जब आप एग्जाम देंगे ना, तो आपको ना टॉप राइट में ऑप्शन भी रहता है कि आप उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं तुरंत क्वेश्चन का। तो कई बार अगर नहीं समझ में आए तो आप हिंदी ट्रांसलेशन से भी उस वर्ड का हिंदी मतलब अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ओके। और ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करिएगा, ओके। सो देखते हैं हम इस क्वेश्चन में। नंबर स्टेटमेंट 1 है, ऑल रिसर्च एड्स टू द कॉर्पस ऑफ नॉलेज बाय एडवांसिंग अ थ्योरी। ओके, इसमें लिखा है कि सारे रिसर्च क्या थ्योरी एडवांसमेंट के लिए यूज किए जाते हैं? ओके, सबसे पहला स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 है,
द फोकस ऑफ एक्शन रिसर्च इज बेसिकली ऑन द एमिलियोरेशन ऑफ द प्रिवेलेंट प्रैक्टिसेस. एमिलियोरेशन मतलब होता है इंप्रूवमेंट. ओके, सो मॉडिफिकेशन, इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रिवेलेंट प्रैक्टिसेस. प्रिवेलेंट मतलब जो पहले से चली आ रही प्रथा है उसको बदलने का काम एक्शन रिसर्च करता है. तो आप देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट इसमें लिखा है कि सारे रिसर्च, ऑल रिसर्च एड्स टू द कॉर्पस ऑफ नॉलेज. कि हमने बेसिक रिसर्च के बारे में पढ़ा था कि वो थ्योरी बिल्डिंग करता है, पर क्या अप्लाइड रिसर्च थ्योरी बिल्डिंग कर रहा था? नो. एक्शन रिसर्च कर रहा था थ्योरी बिल्डिंग? नो. सो ऑब्वियसली पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है. तो फर्स्ट ऑप्शन तो कभी भी नहीं होगा. जहां लिखा है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, ये तो नहीं होगा. ओके. सेकेंड स्टेटमेंट बोथ आर फॉल्स, नहीं. सेकेंड स्टेटमेंट आप देखो यहाँ पे, फोकस ऑफ एक्शन रिसर्च ऑब्वियसली यही है, इंप्रूवमेंट ही करता है वो, है ना. तो सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है. इसका मतलब आप फोर्थ देखिए जहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. ओके. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A teacher proposes to find out the effect of praise and encouragement during a teaching learning session based in Skinner's theory of reinforcement. Okay, what type of research will it belong to? Okay, 10 seconds time to you all. Okay, yes. So correct answer will be applied research. यहां पे जो टीचर है वो क्या कर रहे हैं, स्किनर्स थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट जो था थ्योरी, उसका हम एप्लीकेशन कर रहे हैं फॉर फाइंडिंग आउट द इफेक्ट ऑफ प्रेज एंड इनकरेजमेंट ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. देखिए इसमें गलती क्या होगी, बच्चे क्या गलत करेंगे कि पहले देखेंगे कि टीचर दिया हुआ है, तो टीचर है तो भाई हमने तो पढ़ा था कि टीचर और इंस्ट्रक्टर क्या यूज करता है, एक्शन रिसर्च. बट नो, प्लीज बी केयरफुल हियर. यहाँ पे इसलिए इन्होंने लिखा है कि इट इज बेस्ड ऑन स्किनर्स थ्योरी, मतलब आप समझो कि थ्योरी का एप्लीकेशन हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज अप्लाइड रिसर्च. इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन स्लाइड में डाला है क्योंकि गलतियां होती है. ओके, छोटे छोटे क्वेश्चन है जिससे आप समझ पाएंगे कि कहाँ गलती हो सकती है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following research forms aims primarily at outing to use the theoretical advanced with an eye of exploring the potential for generalizability? अभी डिस्कस किया है. Now come 10 seconds time. Yes, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा अप्लाइड रिसर्च. यहाँ हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया दैट यू आर एक्सप्लोरिंग यू आर प्राइमरली एट आउटिंग टू द यूज ऑफ द थियोरेटिकल एडवांस्ड, ओके, विथ एन आई ऑन एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल फॉर जनरलाइजेबिलिटी. और जनरलाइजेबिलिटी किस में हो रही थी? जनरलाइज आप कहाँ कर सकते थे? अप्लाइड रिसर्च में ही कर सकते हैं जनरलाइज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The critical difference between experimental and ex post facto research lies in terms of. Okay, 10 seconds time. Yes, the correct answer will be 4, that is control and manipulation of independent वेरिएबल. अभी ही मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि एक्सपेरिमेंटल में आप कंट्रोल और मैनिपुलेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कर सकते हैं और एक्स पोस्ट फैक्टो में मैनिपुलेशन नहीं होता है. ओके, सो यही क्रिटिकल डिफरेंस है, याद रखिएगा. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी हम लोगों ने क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम पढ़ा है. देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं जिसमें स्टेटमेंट्स ही सबसे ज़्यादा दिखाई देंगे, इतने सारे ऑप्शंस होंगे और उसमें से आपको सेलेक्ट करना है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ओके, 10 seconds टाइम टू यू ऑल. ओके, मैं आपको एक एक स्टेटमेंट पढ़ के बताती हूँ तभी आप समझेंगे. इट इज हाइपोथेटिको डिडक्टिव,
पढ़ा ही था हमने, वो आपको मैंने शॉर्टकट बताया था, एंड वाला, एंड से क्वांटिटेटिव और डी डिडक्टिव। तो ये पहला स्टेटमेंट तो हमारा कंफर्म है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ना दो तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको इसका मतलब पता है क्वांटिटेटिव का, देखिए कोई टॉपिक अगर आता है, इसका अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से पता है तो आप स्टेटमेंट्स तुरंत सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा मेथड होता है रिजेक्शन मेथड, मतलब आपको गलत स्टेटमेंट भी समझ में आ जाएगा, तो गलत स्टेटमेंट आप क्या करिए, ऑप्शन से हटाई दीजिए, है ना। जैसे चलिए यहां पे तो हमको समझ में आ गया है कि क्या करेक्ट आंसर, देखिए ए तो होगा ही होगा, तो आप देखिए ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में ए कहीं नहीं है ना, ए हमारा कंफर्म, तो ये तो होगा ही नहीं, और फोर्थ में भी ए नहीं है, मतलब ये ऑप्शन भी हट गया। मतलब अब आपको सिर्फ दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट करना है। देखिए तुरंत आपने फर्स्ट ही स्टेटमेंट से आपको पता चल गया कि थर्ड और फोर्थ तो होना ही नहीं है, तो आपने इसको हटा दिया। अब आप देखेंगे कि ए तो दोनों में है यहाँ पे, ओके कोई बात नहीं। चलिए अब सी भी इन दोनों में है, तो सी स्टेटमेंट तो आपको बस ध्यान से देखना भी नहीं है क्योंकि दोनों में सी है। यहाँ सी ऑप्शन, सी स्टेटमेंट क्या है, इट लेज स्ट्रेस ऑन जनरलाइजेशन टू द पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक। यस, हम जनरलाइज कर सकते हैं क्वांटिटेटिव में, ओके ये स्टेटमेंट भी सही है। अभी आप ध्यान से देखिए बी और डी में आपको देखना है। देखिए बी में क्या दिया है, इट इज फोकस्ड ऑन नेचुरल सेटिंग्स। अरे भाई हमने तो पढ़ा ना कि कंट्रोल्ड अगर कंडीशन होगा तो नेचुरल सेटिंग में कैसे होगा, लेबोरेटरी सेटिंग में होगा। लेबोरेटरी में ही आप कंट्रोल, आपके हाथ में सारा कंट्रोल रहता है। नेचुरल सेटिंग या रियल वर्ल्ड सेटिंग में आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है ना। तो ये बी ऑप्शन तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, मतलब बी ऑप्शन रॉन्ग है, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन भी गया। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ए, सी एंड डी। चलिए डी भी देख लेते हैं। It emphasizes numeric data from a large number of people. Obviously numeric number देखते ही कीवर्ड है ना, मैंने आपको कीवर्ड से सिखाया ही है, न्यूमेरिक देखा मतलब ये सही है, ओके और ई तो देखने की जरूरत ही नहीं है अपने को। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वे हाउ टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लोर्ड rather than manipulated, keyword. Okay, so which type of research it is? Yes, the correct answer is ex post facto research. मतलब यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सिर्फ एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का। ओके, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं, मैनिपुलेट कर ही नहीं सकते, तो ऑब्वियसली इट इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा, ये भी स्टेटमेंट, ये असर्शन रीजनिंग है, ये एक अलग टाइप का, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें असर्शन रीजनिंग, और इसमें तो बच्चे बहुत ज्यादा गलत करते हैं। ठीक है, तो असर्शन पहले ध्यान से पढ़िएगा और फिर रिसर्च रीजन ध्यान से पढ़िए और फिर ऑप्शन को देखिएगा। इसमें दिया है बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, देन बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ए इज करेक्ट, मतलब असर्शन सही है एंड बट आर इज नॉट करेक्ट, लेकिन रीजन गलत है, और दूसरे में उसका वाइस वर्सा है, ए गलत है और आर सही है। ओके, देखिए अब ध्यान से पढ़ेंगे हम असर्शन। In order to bridge the gap between theory and practice, both fundamental and applied research formats have to be promoted. Obvious है, अगर हम गैप है थियोरी और प्रैक्टिस के बीच में, देखिए फंडामेंटल थियोरी से रिलेटेड है और अप्लाइड रिसर्च जो है वो प्रैक्टिस से रिलेटेड है, मतलब एप्लीकेशन मतलब प्रैक्टिस। तो इन दोनों के गैप को कवर करने के लिए हमें ये दोनों फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च फॉर्मेट को प्रमोट करना चाहिए। तो ये असर्शन जो है स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही है। तो फोर्थ ऑप्शन तो गया हमारा, ए इज नॉट करेक्ट वाला। अब हम रीजन देखते हैं। फंडामेंटल रिसर्च फोकसेस ऑन थ्योरी मेकिंग, वेरी गुड, सही है, एंड अप्लाइड रिसर्च इज डायरेक्टेड एट एक्सप्लोरिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ थ्योरी इन वेरिड प्रैक्टिकल सिचुएशन, मतलब रीजन भी हमारा सही है। और आप देख सकते हैं, देखिए असर्शन और रीजनिंग में आप क्या करिएगा, जब ये असर्शन पढ़िए और फिर साथ में रीजन में ना यहाँ पे बिकॉज लगा दीजिए मनी मन। अब स्टेटमेंट को एक साथ पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि यस, ये जो स्टेटमेंट है असर्शन में उसका सही रीजन दिया हुआ है ये बिकॉज। ओके, और जो रीजन में जो वर्ड्स आएंगे ना वो असर्शन में भी वर्ड्स आपको मिलेंगे, जैसे फंडामेंटल अप्लाइड यहाँ भी है, फंडामेंटल अप्लाइड यहाँ भी है,
रीजन में भी है, थियोरी मेकिंग है, थियोरी और प्रैक्टिस, ये सब चीजें वर्ड्स मिलते जुलते हैं, मतलब इसका अपने आप ऑप्शन ए करेक्ट होगा. बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ओके, coming to the next question. Statement 1. Two statements are given. ये वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन से ध्यान से पढ़िए. स्टेटमेंट 1 है फंडामेंटल रिसर्च इज डायरेक्टेड एट एक्सप्लोरिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रूथ. क्या ये सही है? नहीं. स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स. ओके, क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च तो थ्योरी बिल्डिंग है, एप्लीकेशन तो उसमें कहीं आता ही नहीं है. स्टेटमेंट 2 अगेन, एक्शन रिसर्च एम्स एट ameliorating, देखिए वही वर्ड वापस से यूज हुआ है. द ऑनगोइंग कंडीशंस एंड प्रैक्टिस, यस इट इज करेक्ट because it aims at improving it. so statement 2 जो है वो सही है, तो इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा. statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. again statement 2 statements action research पे ही है. action research is cyclic. मैंने आपको समझाया था पिछले लेक्चर में कि जो ये प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट होता है PAOR, ये साइक्लिक होता है. टीचर अगर जो प्लान की है वो नहीं सक्सेसफुल होता है तो वापस से वो रिफ्लेक्ट करने के बाद प्लान बी बनाएगी, फिर नहीं होता है प्लान सी बनाएगी. ओके, सो इट इज साइक्लिक. स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. Coming to the statement 2, the purpose of action research is to develop a theory to explain causal relationship. No, absolutely not. Action research में हम कोई theory building नहीं करते. Theory building हम fundamental research में करते हैं. तो यहाँ पे 1 correct है पर 2 is incorrect, मतलब थर्ड ऑप्शन सही है. Okay. Now coming to the next question. आज थोड़ा सा मैंने PYQs आपको ज़्यादा डाले हैं सेशन में, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा. ये सारे PYQs मैंने बहुत ज़्यादा सेलेक्ट करके लाए हैं जिसमें कन्फ्यूजन होता है, और ये PYQs करेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट्स भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. अ यूनिवर्सिटी टीचर प्लान्स टू स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन इम्प्लीमेंटिंग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ देयर क्रिएटिविटी लेवल. ओके, तो वो जो यूनिवर्सिटी टीचर है वो क्या पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स और इन इम्प्लीमेंटिंग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ देयर क्रिएटिविटी लेवल. ओके, बताइए कौन सा टाइप का रिसर्च है, विच मेथड ऑफ रिसर्च विल बी एप्रोप्रिएट टू यूज. यस, द करेक्ट आंसर इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. इसमें देखिए 2 यूनिवर्सिटी टीचर क्या कर, परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स मैनिपुलेट नहीं कर सकता. यूनिवर्सिटी टीचर परफॉर्मेंस जो है स्टूडेंट का वो मैनिपुलेट नहीं कर सकता, और क्रिएटिविटी लेवल मैनिपुलेट कर सकता है नहीं. सो ऑब्वियसली ये एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च हो गया. आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है. यस, द कॉलेज टीचर plans a research program in which she intends to improve the socio-emotional aspect of his or her classroom climate during teaching. Which one of the following research methods will be considered appropriate in this context? कीवर्ड को मैंने अंडरलाइन कर दिया है. Okay. Yes, you all are correct. The correct answer is action research. Improve कर रहा है. कीवर्ड ढूंढिए और तुरंत आंसर पे टिक करिए. Okay. So I hope learners you have understood these concepts. These concepts are very important. इन कंसेप्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों पेपर में, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी. ओके, सो yes, at last my mantra, work hard in silence and let your success make the noise. And if you want detailed PDF, please join my Telegram channel Rediscover Education Net JRF. और लर्नर्स, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को. लाइक करते हैं और कमेंट कर देंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा. Okay learners, bye and take care.